कल पूरा वैस्कुलर टिश्यू हो गया था, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। बोलो बेटा। आज टिश्यू सिस्टम शायद बताना है। क्यों बच्चों? पहले थोड़ा सा जवाब दो। जाइलम में कितने कंपोनेंट होते हैं? 4। ठीक, चारों कंपोनेंट की अगर मैं बात करता हूं तो ट्रैकिड्स है। पहला क्वेश्चन ट्रैकिड्स पे, परफोरेटेड कि इम्परफोरेटेड? दूसरे नंबर पे वेजल्स है, परफोरेटेड कि इम्परफोरेटेड? ट्रैकिड्स किन किन प्लांट ग्रुप में पाया जाता है? टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। वेजेस किस प्लांट ग्रुप में पाया जाता है? एंजियोस्पर्म। आप लोग एंजियोस्पर्म ही बोले, बाकी एक्सेप्शन कोई चर्चा नहीं करना है। फिर तीसरे नंबर पे जाइलम पैरेंकाइमा है। जाइलम पैरेंकाइमा का फंक्शन क्या है? स्टोरेज। सेल वॉल इसकी थिन की थिक? प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है? बोलो ना। है। साइटोप्लाज्म है? अब जवाब दीजिए, इसमें जो स्टोर्ड मटेरियल है उसका नाम क्या है? स्टार्च, फैट या ऑयल और टैनिन। ये बात समझ में आ गई? चौथे नंबर पे फाइबर है। अब मैं यहाँ पे कहूँ स्क्लेरेंकाइमेटस जो फाइबर है। अब मैं ये सिंपल टिश्यू पूछ रहा हूँ, स्क्लेरेंकाइमा कितने प्रकार का? 2। किसके बेस पे? फर्स्ट, F फॉर फॉर्म, O फॉर ओरिजिन, S फॉर स्ट्रक्चर, D फॉर डेवलपमेंट। ठीक, जो फाइबर हैं ये ग्रुप में होते हैं, स्क्लेट्स हैं। ये किस फ्रूट के पल्प में होता है? ग्वावा है, पियर है, चीकू या सपोटा है। ठीक, किसके सीड कोट में होता है? लेग्यूम्स। किसकी लीफ में होता है? टी। किसके पेरिकार्प में होता है? नट। आ गया? नट फ्रूट, कैजू नट है, जैसे ग्राउंड नट इज ए नॉट ए नट, ग्राउंड नट इज ए लोमेंटम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वो इंग्लिश नाम है, गलती ना करिएगा। या सिंघाड़ा है, वाटर चेस्टनट। समझे? ये पॉइंट तुरंत आप लोग नोट किया करें, याद किया करें। अच्छा, फ्लोएम की बात मैंने की थी। फ्लोएम के एंजियोस्पर्म की बात चलती है तो कितने कंपोनेंट? 4। पहला कौन? सेप ट्यूब। सेप ट्यूब किस प्लांट ग्रुप में? एंजियोस्पर्म। इसका सब्स्टिट्यूट जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट में कौन होता है? सेप सेल। ठीक है। दूसरा कंपोनेंट कंपेनियन सेल। जिम्नोस्पर्म में इसकी सब्स्टिट्यूट कौन? एल्ब्यूमिनस सेल। एल्ब्यूमिनस सेल। अगला है फ्लोएम पैरेंकाइमा। ढंग से जवाब चाहिए सब। अभी मैं क्वेश्चन पूछें तुरंत जवाब देंगे। स्टोरेज है, हम ये नहीं पूछेंगे आपसे, हमें बताओ स्टोरेज मटेरियल कौन है? फूड। बोलो फूड, रेजिन, लैटेक्स और म्यूसिलीज। अब अगर मैं यहाँ पे कह दूँ जवाब देना, इन 4 में मेजर कौन है? फूड। देखो उसमें लिखा है। अब फूड में मेजर कौन है? स्टार्च। कहीं कठिन लग रहा है? बताइए आप लोग। अब एक चीज आइए, जो फ्लोएम के 4 कंपोनेंट हैं उसके किस कंपोनेंट में न्यूक्लियस प्रेजेंट? पैरेंकाइमा और कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल क्या है? स्पेशलाइज पैरेंकाइमा सेल। आया बेटा? पढ़ाया है मैंने? ये याद के, इनको याद करो। फिर
हमने कल एक चीज़ और बात की थी, फ्लोएम फाइबर किस में पाए जाते हैं? सेकेंडरी फ्लोएम। आए बेटा, फ्लोएम फाइबर किस में होते हैं? किस में होते हैं? इसका मतलब ये डाइकॉट स्टेम में होंगे, डाइकॉट रूट में होंगे, और किस में होंगे? जिम्नोस्पर्म। मोनोकॉट में नहीं, लीफ में नहीं होंगे, भले वो डाइकॉट लीफ हो, क्योंकि उसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है। समझे बेटा? ये याद करो, ऐसे याद करो। फ्लोएम फाइबर किस में प्रेजेंट की एब्सेंट? फ्लोएम फाइबर सभी में जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ। समझ में आया बेटा? ये याद रखेंगे आप लोग। एक पॉइंट और ध्यान देना है, हमने आपसे चर्चा किया था कि फ्लोएम पैरेंकाइमा ये किस में एब्सेंट होते हैं? मोनोकॉट। किस में एब्सेंट होते हैं? मोनोकॉट। अब मोनोकॉट में आप सभी समझदार हैं, इसके डाइकॉट में प्रेजेंट होते हैं। ये बात समझ में आ गई सारे बच्चों को? एक चीज जवाब देना, ये हम क्वेश्चन एक फ्रेम करना है। डाइकॉट लीफ में फ्लोएम फाइबर होंगे कि फ्लोएम पैरेंकाइमा होगा कि दोनों होंगे? कौन होगा? कौन होगा? फ्लोएम पैरेंकाइमा। क्या नहीं होगा? फाइबर। अब आ गया समझ, ये पॉइंट अच्छे है। अब ये चीज़ें आपको सीखनी है, ये ऐसे नहीं आएगा कि कंपेयर करें, बार बार रिवाइज करो रोज, तब आएगा। और आप एक हफ्ते ना बोलो, फिर भूल जाएंगे आप लोग। ठीक है? हम अब भरोसा करें आपको, कॉम्प्लेक्स टिश्यू अच्छी तरह तैयार हो गया। ठीक है? एक चीज़ और बता दो बेटा, एग्जार्स कंडीशन किस में होती है? रूट में। ये सेंट्रीपिटल है कि सेंट्रीफ्यूगल है? और सेंट्रीफ्यूगल किस में होता है? एंडार्च है। ये रूट में कि स्टेम में? स्टेम में। ठीक है? अगर प्रोटोजाइलम आउटसाइड तो क्या कहेंगे? एग्जार्च। सेंटर ग्रोथ क्या कहेंगे? एंडार्च। ये भी आपको क्लियर हो गया। अगर मैं ये कह दूं नैरो वेजल्स हैं तो क्या कहेंगे? प्रोटोजाइलम। वाइड वेजल्स हैं तो क्या कहेंगे? मेटाजाइलम। ये पॉइंट याद करिए आप लोग। तो प्रोटो और मेटा का रिलेशन किस कंपोनेंट से है? वेजल्स। अगर ट्रैकिट और वेजल्स का मैं कंपेयर करूं तो इसमें वाइडर कौन है? वेजल्स। नैरो कौन है? ट्रैकिट। ठीक? अगर मैं ये कहूं जिम्नोस्पर्म में मिनरल, वाटर और हार्मोन का कंडक्शन नैरो ट्यूब्स के द्वारा होता है कि वाइड ट्यूब के साथ? ये याद रखेंगे। अगर मैं यही क्वेश्चन एंजियोस्पर्म में लेके जाऊं तो उसमें नैरो वाइड दोनों, मोस्टली वाइड देन नैरो। इतनी बात समझ में आ गई बेटा? ठीक? अच्छा, एक शब्द का जवाब दो, सेप्टेट और एसेप्टेट शब्द किसके लिए यूज किया गया? फाइबर के लिए। जाइलम फाइबर की फ्लोएम फाइबर? जाइलम फाइबर। देखो, सेप्टेट और एसेप्टेट। हम आपको बताया जाएगा एनिमल किंगडम में सेप्टेट और एसेप्टेट आते हैं। ठीक है? वो एनिलिडा में आपसे चर्चा चलेगी। और इसी का सेप्टेट एसेप्टेट आपको फंजाई में बताया जाएगा। ठीक है? कि मल्टी न्यूक्लिएटेड है कि यूनिन्यूक्लिएटेड है कि वो सिनोसाइट। समझे बेटा? तो ये सब चीज़ें आपको याद करते रहना है। अब अगली चीज़ आ रही है बेटा टिश्यू सिस्टम। शायद मुझे ये बताना है ना। देखो, एनसीईआरटी के अनुसार टिश्यू सिस्टम जो टिश्यू सिस्टम दिया था, बच्चे ध्यान देंगे, ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे वॉन सैक्स।
ये पहला है पॉइंट, याद करो। हैं? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। देखिए, इसलिए बता देते हैं कि कुछ चीज़ें थोड़ी जान लेना चाहिए। आपको लाइनें एनसीईआरटी की रटनी नहीं है, समझनी है और एप्लीकेट करना है कि एनसीईआरटी क्या कह रही है, उसको हमें समझना है और फिर उसको एप्लीकेट करना है। और हमने आपको अभी तक इसी तरह ले चलना है। ठीक बेटा, टिश्यू सिस्टम बताने वाले साइंटिस्ट कौन थे? वॉन सैक्स। अगर मैं टिश्यू की बात करता हूँ तो सबसे पहले आप याद करो, हमने प्लांट टिश्यू को अगर डिस्टिंग्विश किया था तो अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से किया था। पहला मैंने डिवीज़न ऑफ पावर के आधार पे किया था, दूसरा मैंने ओरिजिन के आधार पे किया था, तीसरा उसको किसके? पोजीशन। ठीक, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, टिश्यू सिस्टम लोकेशन के आधार पे जो उसका स्ट्रक्चर फंक्शन होता है उसके बेस पे क्लासिफाई किया गया। समझे बच्चों? मैं शब्द बोलूँ, आप लोग ही बोलेंगे। देखिए, पहले मैं पूरा बोले दूँ, फिर आप देखिए, फिर एनसीईआरटी। जो टिश्यू सिस्टम है उसमें टिश्यू को उसकी लोकेशन और उस लोकेशन में उसका कैसा स्ट्रक्चर है और कैसा काम है उसके बेस पे डिसाइड किया गया। अगर वो आउटर सरफेस पे है तो उसको एपिडर्मल कहा गया। अगर उसमें सेंटर में कंडक्शन का काम करता है तो उसको वेस्कुलर कहा गया। और इन दोनों को हटा के जब बात की गई आउटर से लेके सेंटर तक तो उसे ग्राउंड कहा गया। क्या कहा गया बेटा? समझाए बच्चों? अब टिश्यू सिस्टम पहले तो दिया किसने? वॉन सैक्स ने। पहला शब्द क्या बोलेंगे? लोकेशन के बेस पे जो सेल टिश्यू स्ट्रक्चरली और फंक्शनली रूप से डिफ्रेंशिएट होता है उसके आधार पर डिवीजन किया गया, उसी को हम टिश्यू सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बात समझे बेटा? तो पहला शब्द आपने सीखा लोकेशन या ठीक, लोकेशन मतलब पोजीशन। अब उसकी लोकेशन आउटर सरफेस भी हो सकती है, उसकी लोकेशन इन सेंटर भी हो सकती है, उसकी लोकेशन इन दोनों के अलावा आउटर से लेकर सेंटर तक भी हो सकती है। ठीक, तो उन्हीं के आधार पर इनके नाम लिखे गए। लोकेशन मतलब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तीन शब्दों पे आपको गौर करना है। टिश्यू सिस्टम को बताने वाले जो जर्मन साइंटिस्ट वॉन सैक्स थे, उन्होंने सबसे पहले उसकी लोकेशन के बेस पे जो टिश्यू स्ट्रक्चरली फिक्स था और फंक्शनली फिक्स था उसी को उन्होंने डिवाइड किया तीन पार्ट में। कितने पार्ट में डिवाइड किया? तीन पार्ट में बेटा। ठीक, बहुत छोटा, देखिए छोटा और सरल रूप में याद करें। सबसे पहले मैंने कहा आउटर सरफेस लोकेशन, तो उससे उन्होंने कहा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। आए बच्चों? कौन आया बेटा? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। दूसरे नंबर पे आता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। कौन आता है? ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू बेटा। समझ आ गया? क्लियर हुआ बेटा? ध्यान देंगे। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है, ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम है। तीसरा वेस्कुलर। कौन होता है बेटा? वेस्कुलर। इसको और क्या कहते हैं? बोलो। वेस्कुलर या फिर कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। आया बेटा? वेस्कुलर और
कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। पढ़ाने से पहले आप थोड़ा आइडिया ले लो। 3 चीज़ों का आपको नाम याद रखने हैं बेटा। अगर हम देखिए बेटा किसी स्टेम की टीएस काट रहे हैं बेटा, फिर एक एक करके लेंगे, तो जो इसमें सबसे बाहर की जिसकी लोकेशन है उसकी सेल्स स्ट्रक्चरली और फंक्शनली रूप से फिक्स हो गई प्रोटेक्शन के लिए। किसके लिए बेटा? और का काम उनका एक्सचेंज भी करेगा, सिक्रीशन भी करेगा, डिफेंस भी करेगा। बात समझे बच्चों? लेकिन अगर मैं सबसे बाहर की जो बात कर रहा हूँ इसकी, मान लीजिए ले लिया बेटा, ये जो सबसे बाहर क्या आता है इसको कहते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ईटीएस। ये चीज़ आप और भी कहीं दूसरे नाम से पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है बेटा? पहले बताओ, ये प्लांट एनाटॉमी में ईटीएस का पूरा नाम बोलो, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ठीक। दूसरा पॉइंट सुनो, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहेंगे। समझे बेटा? ये बात क्लियर हो गई? अगला सब सीखो। अगर मैं ये ले रहा हूं, यहां पे मैंने स्ट्रेस दिखा दिया बेटा, ये फ्लोएम हो गया, ये जाइलम हो गया, ये कैम्बियम हो गया। समझे बेटा? नहीं दिख रहा? अब तो दिख रहा होगा बेटा। दिख रहा? हम हट जाएंगे, बताएंगे तब। देखिए बेटा, अच्छा तो बिना हम यहाँ रहस्य चित्र बन ही नहीं सकता है, बन सकता है। ठीक। देखिए अगली चीज़ सीखो। देखिएगा, अगर हम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम से लेके और यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा हूँ, यहाँ तक मैं आ गया, इसको हम कहते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। क्या कहते हैं? बात समझे बेटा? अभी हमने कुछ सिर्फ एक आइडिया आपको दे रहे हैं। ठीक। ये जो रीजन की बात चल रही है इसे हम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कहते हैं, जीटीएस। क्या कहते हैं? ठीक है। या इसको आप एफटीएस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बात समझे? ठीक। तो अब आप देखिए, बाहर की ओर पोजीशन है, स्ट्रक्चरली फंक्शनली फिक्स है, तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम हो गया। अगर सेंटर की ओर है तो ये स्ट्रक्चरली फंक्शनली रूप से कंडक्टिंग हो गए, तो यहाँ पे आपका वैस्कुलर टिश्यू या कंडक्टिंग टिश्यू हो गया। देखिए अगली बात, एपिडर्मल को छोड़ के और वैस्कुलर को छोड़ के जो भी टिश्यू है उसको हम बेटा ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। अब हम लोग एक एक चीज़ डिटेल में लेंगे। एक आइडिया आपको मिला कि अगर प्लांट की 3 लोकेशन हैं जिनमें हम स्ट्रक्चरली फंक्शनली रूप से उनको बता सकते हैं, उन्हीं के आधार पर उनके नाम रखेगा। पहला कौन है बेटा? एपिडर्मल। दूसरा कौन है? ग्राउंड। ग्राउंड का दूसरा नाम क्या है? फंडामेंटल। ये भी याद करोगे। ठीक। तीसरा कौन है? वैस्कुलर। इसका दूसरा नाम क्या है? कंडक्टिंग। और एक आइडिया दिया है मैंने यहाँ पे, अभी बताया नहीं है क्योंकि इसकी ज़रूरत मुझे पड़ेगी, अभी इसे शुरू होने जा रही है। ठीक है। पहले बताओ, ये बात सबको समझ में आ गई? अब एनसीईआरटी की लाइन देखिए आप लोग, कैसे क्या है उसको आप देखेंगे। सारे बच्चे एनसीईआरटी में देखो, पहली लाइन, वी वर डिस्कसिंग टाइप ऑफ टिश्यू बेस्ड ऑन टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट। आप देखिए, आपने पहले जो है कैसी सेल पाई जा रही हैं, आपको आइसोडायमेट्रिक बताया, इलोंगेटेड बताया, ठीक है, या मैंने उसमें स्फेरिकल बताया। तो इस प्रकार का आपने पढ़ा था। अब वो आपने चीज़ें पढ़ी थी परमानेंट में। कहाँ पढ़ी थी? परमानेंट में।
लेट अस नाउ कंसीडर टिश्यू वेराइटी डिपेंड ऑन देयर, इसको लाइन को मार्क करें, टिश्यू वेराइटी डिपेंड ऑन देयर लोकेशन इन द प्लांट बॉडी। रुको, अब अगर मैंने ये किसी प्लांट बॉडी की टीएस काटी और उसकी लोकेशन की बात भी कर रहा हूँ, सबसे मैं कहूँगा आउटर लोकेशन है तो ईटीएस है, सेंट्रल लोकेशन है तो वेस्कुलर है, और सुनेंगे सेंटर से लेके आउटर की ओर फैले हुए को जीटीएस कहेंगे। ठीक है, तो ये किसके बेस पे हो गए? लोकेशन। ठीक, बड़ा समझ आ गया? ठीक, ये दोबारा इस लाइन को देखिए, टिश्यू वेराइटी डिपेंड ऑन देयर लोकेशन इन द प्लांट बॉडी। जो टिश्यू सिस्टम है वो किसके बेस पे है? लोकेशन। देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आल्सो डिपेंडेंट ऑन लोकेशन। आया बच्चों? इनका स्ट्रक्चर और फंक्शन किस पे डिपेंडेंट है? लोकेशन। अभी मैंने बात किया, सुनो कैसे एक एक काम बता रहा हूं। देखो, अगर उसकी आउटर लोकेशन तो उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन है प्रोटेक्शन के लिए, और भी काम है, अभी चर्चा करेंगे। अगर उसकी सेंट्रल में है पोजीशन तो उसका फंक्शन है कंडक्शन के लिए। ठीक, अगर वो सेंटर से लेके पेरीफेरल तक है, ग्राउंड है, तो इसका काम है स्टोरेज एंड मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए। सबके काम समझ में आए? बोलो बेटा। तो ये स्ट्रक्चर और फंक्शन डिपेंड ऑन किसके आधार पे? लोकेशन। ये लाइन बहुत अच्छे से आनी चाहिए, मैंने सिर्फ उसी को हाईलाइट किया, बाकी नहीं चर्चा किया। आए बच्चों? क्लियर हो गया? अब तो क्लियर हो रहा होगा बेटा। ठीक है बेटा, इस लाइन को दोबारा देखो, देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन डिपेंडेंट ऑन लोकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड लोकेशन 3 टाइप्स टिश्यू सिस्टम। आया बेटा? देखिए, स्ट्रक्चर एंड लोकेशन, स्ट्रक्चर एंड लोकेशन के बेस पे कितने टाइप के हैं? 3 प्रकार के हैं। बात समझे ना? स्ट्रक्चर और लोकेशन क्या, हम यहाँ पे ऐसे बोलेंगे, स्ट्रक्चर, ठीक, स्ट्रक्चर, लोकेशन और फंक्शन, मैं तीनों बोले दे रहा हूँ। ठीक है, फिर से बोलिए, स्ट्रक्चर, फंक्शन और लोकेशन, या लोकेशन, स्ट्रक्चर और फंक्शन बेस पे कितने प्रकार के? 3। अब मैंने ऐसे कहा, इनकी लोकेशन आउटर सरफेस ऑफ द प्लांट बॉडी। सुनेंगे पहली बात, हमने कहा अगर मैं ऐसे टिश्यू सिस्टम की बात कर रहा हूं जिसकी लोकेशन आउटर सरफेस ऑफ द प्लांट बॉडी है, आउटर सरफेस ऑफ प्लांट बॉडी में रूट भी हो सकता है, स्टेम भी हो सकता है, लीफ भी हो सकता है, या अदर कोई और स्ट्रक्चर है, तो मुख्य रूप से इन्हीं को लिया गया, तब हम उनको बड़ा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कहेंगे। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बात समझे बच्चों? अगर आउटर सरफेस है और लोकेशन के आधार पे उसी के बेस पे स्ट्रक्चर और फंक्शन हो रहा है, तब हम बेटा उसको कहेंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। क्या कहेंगे? शॉर्ट में क्या कहेंगे? ईटीएस। आया बच्चों? अब देखिए, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर एनाटॉमी में ईटीएस है तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में ईटीएस है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक, अब मैं इनको हटा रहा हूं, अब एपिडर्मल पे जा रहा हूं बेटा। समझे बेटा? तुरंत आइए अपनी एनसीईआरटी में देखिए, 3 टाइप्स टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम या फंडामेंटल होता है, वेस्कुलर आर कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। वेस्कुलर आर कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। मैं इसको हटा दूं बेटा? ये चित्र बना रहेगा, ये हटा दे रहा हूं, और इसमें ये भी हटा दूं, कोई चीज़ ऐसी ना रहे जिससे कोई आपको प्रॉब्लम हो। लो, ठीक बच्चों, अब आपको धीरे धीरे बढ़ता जाएगा तो आपको इसमें कोई परेशानी भी नहीं हो रही होगी बेटा। सबसे पहले जो है, अगर मैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की बात कर रहा हूं तो इसकी लोकेशन कैसी है? आउटर सरफेस ऑफ द प्लांट बॉडी। पहला शब्द याद करोगे, ठीक बेटा?
आउटर सरफेस ऑफ प्लांट बॉडी, आउटर सरफेस ऑफ द प्लांट बॉडी। अगर मैं यहां पे इसको रूट मान लूं तो आउटर सरफेस ही आ रही, अगर मैं इसको स्टेम मान लूं तो आउटर सरफेस ही आ रही, अगर मैं इसको लीफ मान लूं तो आउटर सरफेस ही आ रही। बात समझे बेटा? ठीक। पहली चीज आपको बताएं, एपिडर्मल टिश्यू अगर मैं पूछूं किस चीज का बना होता है तो पूरी क्लास याद रखिए कि ये पैरेंकाइमेटस होता है। कैसा होता है? बात समझे बेटा? पहला शब्द आप सीखेंगे ये पैरेंकाइमेटस होता है बच्चों। ठीक। किस सिंपल टिश्यू बना होता है? पैरेंकाइमेटस। ठीक। विदाउट क्लोरोप्लास्ट एक्सेप्ट गार्ड सेल्स। समझे बेटा? क्लोरोप्लास्ट इसमें नहीं होता है एक्सेप्ट गार्ड सेल, स्टोमेटल गार्ड सेल्स। ये पॉइंट सीखें, एक एक कदम धीरे धीरे बढ़ाइएगा। ठीक है। पहले बताइए एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की कहाँ लोकेशन कहाँ पे है? आउटर सरफेस ऑफ द प्लांट। प्लांट बॉडी का मतलब क्या है? रूट, स्टेम, लीफ, अदर भी हो सकता है। ये मुख्य चीजें आ गई। चूंकि आप लोग एंजियोस्पर्म पढ़ो तो ये चीज आपको आनी चाहिए। समझे बच्चों? अब देखिएगा, हमने कहा पैरेंकाइमेटस होती हैं विदाउट क्लोरोप्लास्ट एक्सेप्ट स्टोमेटल गार्ड सेल। ये पॉइंट नोट करेंगे आप लोग। ठीक है। विदाउट क्लोरोप्लास्ट एक्सेप्ट गार्ड सेल्स। ये बात समझे बेटा? एक्सेप्ट गार्ड सेल्स ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा एपिडर्मल टिश्यू लोकेशन के बेस पे आउटर सरफेस है। अगर मैं कंपोजिशन पूछूं तो पैरेंकाइमेटस है। बात समझे बेटा? और ये बताइए बेटा फोटोसिंथेटिक की नॉन फोटोसिंथेटिक एक्सेप्ट गार्ड सेल्स। और गार्ड सेल्स कहाँ पाई जाती है? स्टोमेटा। अभी मैं चर्चा करूंगा। ठीक बच्चों? अब देखिएगा, जो एपिडर्मल टिश्यू है ये बना होता है पैरेंकाइमेटस सेल्स, स्टोमेटा एंड आउटर सरफेस अपेंडेजेस। समझे बच्चों? अगर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की बात आती है तो ये बना होता है पैरेंकाइमेटस सेल्स। पहला पॉइंट, स्टोमेटा। दूसरा पॉइंट गार्ड सेल्स इसी के अंतर्गत आ गए। ठीक। और तीसरा पॉइंट होता था एपिडर्मल अपेंडेजेस। एपिडर्मल अपेंडेजेस। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आप ऐसे याद करेंगे, एपिडर्मल टिश्यू बना होता सेल स्टोमेटा अपेंडेजेस। बोलो बच्चों, सब एक बार बोल दो, किसका बना होता है? सेल स्टोमेटा अपेंडेजेस। क्लियर हुआ बेटा? ठीक। सेल मतलब सेल किसकी बनी? पैरेंकाइमेटस। अब आप तुरंत समझ जाइए, ये थिन वॉल और थिक वॉल, ये आप समझदार हैं। ठीक है। क्लियर हुआ? एक चीज का जवाब दो, जब मैंने आपको पैरेंकाइमा बताया था तो उसमें मैंने कहा था इंटरसेलुलर स्पेसेस ऑलवेज प्रेजेंट कि मे बी प्रेजेंट? मे बी मैंने कहा था, ऑलवेज नहीं। ठीक। आज आप इस बात को पहले जान लो
कि जो एपिडर्मल टिश्यू है वो पैरेंकाइमा का तो बना है, लेकिन इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट। ये बात समझे बच्चों? ठीक है, तुरंत अपनी देखिए, जैसे इसमें आएंगे मेरे बच्चे देखिएगा, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट बॉडी विद रूट स्टेम लीफ, देखिए कंप्राइजेस एपिडर्मल सेल, स्टोमेटा एंड एपिडर्मल अपेंडेजेस। स्टोमेटा, एपिडर्मल सेल एंड एपिडर्मल अपेंडेजेस। देखिएगा, अब यहाँ पे अगर एपिडर्मल अपेंडेजेस की बात है, ठीक बच्चों देखो इसको आप ऐसे समझें, एपिडर्मल अपेंडेजेस अगर रूट है तो वहां रूट हेयर हो जाएंगे, अगर स्टेम है तो ट्राइकोम हो जाएंगे। ठीक बच्चों, देखिएगा, देखिए रूट हेयर ये ऑलवेज यूनिसेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, और इनका काम होता है मिनरल वाटर एब्जॉर्प्शन। समझे बच्चों? यूनिसेलुलर होते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एंड वाटर। पहले एक बात ध्यान दें, एपिडर्मल अपेंडेजेस के ऊपर रूट के ऊपर की बात होती है तो उस पर रूट हेयर पाए जाते हैं। ये यूनिसेलुलर होते हैं, इनका मुख्य काम है मिनरल और वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, खनिज वाटर को एब्जॉर्ब करना, इसकी चर्चा हम लोग और आगे करने लगे, आप इतना भी जानेंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पे ट्राइकोम्स हैं, ये मोस्टली मल्टीसेलुलर होते हैं, सम टाइम यूनिसेलुलर। आए बच्चों? ठीक है, जो ये है मोस्टली मल्टीसेलुलर, मोस्टली कैसे हैं बेटा? मल्टीसेलुलर होते हैं। बच्चों ध्यान देना, अब मोस्टली मल्टीसेलुलर हो गया तो सम टाइम ऑटोमेटिक होगा यूनिसेलुलर। ठीक बेटा, ये सॉफ्ट और स्टिफ होते हैं, ये दो बहुत ध्यान देना है। सॉफ्ट भी होते हैं और कड़े भी होते हैं, दोनों तरीके होते हैं। सॉफ्ट और स्टिफ होते हैं, सॉफ्ट और स्टिफ। और ये जो है, ठीक, ये ट्रांसप्रेशन को कम करते हैं। ठीक है, या प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉस को कम करना। आए बच्चों? और कभी कभी सिक्रेटरी भी होते हैं। कैसे होते हैं? सेक्रेटरी। समझे बेटा? ठीक, तो दो चीजें देखिए, सेक्रेशन करते हैं बेटा ये, और दूसरी देखिए ट्रांसप्रेशन को रिड्यूस करते हैं। ट्रांसप्रेशन रिड्यूस मतलब होता है जो प्लांट वेपर के फॉर्म में वाटर को लॉस करता है उसको कम कर देता है। लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर इज नोन एज ट्रांसप्रेशन। ठीक, तो आप देखिए रूट हेयर की बात समझ में आई थोड़ी बहुत बच्चों, ट्राइकोम्स की बात समझ में आई। ठीक, नेक्स्ट बेटा आता है स्टोमेटा। क्या होता है बेटा? स्टोमेटा। हम लोग इसका भी स्ट्रक्चर और डिटेल में पढ़ लेंगे, लेकिन अभी जानिए जो स्टोमेटा है, इसका अगर मैं यहाँ पे फिगर दिखाने की बात करता हूँ, देखिए तो ये अभी हम बनाएंगे। स्टोमेटा का जो मुख्य रोल होता है, मेजर रोल होता है, ये ट्रांसप्रेशन और एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। इसका मेजर रोल किस में होता है? ट्रांसप्रेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ट्रांसप्रेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैस, ये आपको याद है। आया बच्चों? ठीक,
और ये जो सेल्स हैं अब इनके विषय में बताएं पैरेन्काइमेटस सेल्स कैसे होते हैं। क्लियर हुआ बच्चों? फिर से बताइए, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो है किसकी लोकेशन कहाँ है? आउटर सरफेस, बस आउटर सरफेस बोलिएगा। और प्लांट बॉडी मतलब ये प्लांट बॉडी रूट पे हो सकता है कि स्टेम की लीफ, तीनों। अब देखिएगा जो ये बना होता है मुख्य रूप से 3 चीज़ों का बना होता है। एक कौन हो गई? सेल्स, और उस सेल्स किस टिश्यू बनी होती है? पैरेन्काइमा सेल्स। दूसरी कौन हो गई? स्टोमेटा। तीसरा कौन हो गया? एपिडर्मल अपेंडेजेस। अब देखिए अगर मैंने स्टोमेटा की बात की तो इसका काम क्या होता है? ट्रांसप्रेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैस, चर्चा होगी। जो एपिडर्मल अपेंडेज हैं ये रूट हेयर, आप कभी भी रूट को उखाड़ी तो बहुत हल्के महसूस होता है, ब्रशी टाइप के, तो रूट हेयर्स हो गए। और स्टेम पे भी आप देखिए है तो वो कहलाते हैं बेटा, स्टेम हेयर को ट्राइकोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए दोनों में अंतर, ये कैसे हैं? यूनिसेलुलर, ये यूजुअली कैसे हैं? मल्टी सेलुलर। और दोनों को मैंने काम बताया। समझ आया बेटा? समझ आया? ठीक, तुरंत एनसीईआरटी में आओ बच्चों। देखिए पहले देखिए प्लांट एपिडर्मल सेल स्टोमेटा एपिडर्मल अपेंडेजेस। तो मैं कहूँ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो है एपिडर्मल सेल स्टोमेटा और अपेंडेजेस से मिलके बनता है। पूरी क्लास बोलो बेटा, एपिडर्मल टिश्यू किससे मिलके बनता है बेटा? एपिडर्मल सेल कौन? पैरेन्काइमेटस। और जो ये पैरेन्काइमेटस होती हैं ये क्लोरोफिलस की नॉन क्लोरोफिलस? नॉन क्लोरोफिलस एक्सेप्ट स्टोमेटल गार्डसेस। अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए एपिडर्मल सेल्स में ऐसी कौन सी सेल है जिसमें क्लोरोफिल या फोटोसिंथेसिस पाई जाती है, तो स्टोमेटा की गार्डसेस। बाकी में कहीं भी क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। बेटा समझ में आ गया पूरी तरीके से? क्लियर हो गया? ठीक, आगे देखिए, एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी मेड अप ऑफ इलॉन्गेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स फॉर्म कॉन्टिन्यूअस लेयर। बच्चों देखो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, देखो ये इलॉन्गेटेड सेल हो गई, ये इलॉन्गेटेड सेल हो गई, समझना, मैं पूरा नहीं बनाऊंगा, देखिएगा ये इलॉन्गेटेड सेल हो गई, ठीक, ये इलॉन्गेटेड सेल हो गई। एनसीईआरटी लिखती है ये बहुत कॉम्पैक्ट रूप से हैं, बिल्कुल सटी रूप से हैं। तो तुरंत कॉम्पैक्ट अगर अरेंज हो गया तो यहाँ आप लिखेंगे नो इंटरसेलुलर स्पेस। आए बच्चों? कॉम्पैक्ट अगर सेल पाई जा रही है एपिडर्मिस में तो इसका मतलब है इसमें इंटरसेलुलर स्पेस कैसा? एब्सेंट। क्लियर हो गया बेटा? तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इंटर सेलुलर स्पेस एब्सेंट बिटवीन एपिडर्मल पैरेन्काइमा सेल, पैरेन्काइमा सेल्स। बड़ा समझ में आ गया बच्चों? ठीक, देखिए जनरली ये सिंगल लेयर्ड हैं, पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं, कॉम्पैक्ट रूप से जुड़ी हुई हैं, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट है। बात समझे ना? अगली चीज में इनमें साइटोप्लाज्म की मात्रा कम होती है और न्यूक्लियस बड़ा होता है। समझे बच्चों? इंपॉर्टेंट चीज है, इसे देखिए अपनी आंसर देखेंगे। यूजली सिंगल लेयर एपिडर्मल सेल्स आर पैरेन्काइमेटस सेल, स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड लार्ज वैक्यूल एंड लाइनिंग ऑफ सेल वॉल। बच्चों देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये देखिए इस तरह से अगर दिखाया जाए इलॉन्गेटेड है, और ये देखिए इस तरह दिखाए, इस तरह से ये, ठीक बच्चों? देखिए जो ये मैंने दिखाया है, अगर मैं इसी को बाहर इधर दिखाऊं बेटा, देखिएगा एक सेल को मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक, ये सेल को मैंने बाहर निकाल लिया, आप देख सकते हैं इलॉन्गेटेड सेल हो गई, ठीक। और देखिए इसमें साइटोप्लाज्म ज़्यादा ही कम है, कम है, कम है तो खाली जगह ज़्यादा होगी तो वैक्यूल हो गया। बच्चों ये मैंने कहा ये लार्ज वैक्यूल हो गया,
लार्ज वैक्यूल लेस साइटोप्लाज्म। ठीक बच्चों, अब देखिए जो इसकी सेल वॉल है, अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ, देखिए ये सेल वॉल है और ये सेलुलोजिक सेल वॉल है। कैसी सेल वॉल है बेटा? ये अंडरस्टूड पॉइंट है। क्यों आप कह रहे हैं सेलुलोजिक? क्योंकि पैरेंकाइमा में आपको पढ़ाया जा चुका है, पैरेंकाइमा की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? किसकी बनी होती है? सेलुलोज। अब यहाँ एक पॉइंट अभी आपको और क्लियर कर दे रहे हैं। देखिए तो जो ये इतना नहीं, यहाँ ये चीज़ यहाँ पे मैंने बताइए, जो ये सेल वॉल है सेलुलोज की बनी है। अगली चीज आपको जानना है बच्चों, देखो ये सारे बच्चे जानते हैं एपिडर्मल टिश्यू जो है ये रूट में भी होता है, स्टेम में भी होता है और लीफ में भी होता है। एक कॉन्सेप्ट जानो बच्चों, प्लांट का इन तीनों पार्ट में जो भी ऑर्गन अर्थ के ऊपर होता है, अर्थ के ऊपर मतलब एयर में होता है, ठीक है, तो नॉर्मली रूप से अर्थ के ऊपर स्टेम हो सकता है, लीफ हो सकती है और कभी कभी बेटा स्टेम भी हो सकता है, सर रूट भी हो सकती है, सॉरी बेटा रूट भी हो सकती है, ठीक है। देखिए लेकिन जनरली जो है वो स्टेम और कौन है? लीफ, ठीक बेटा। जिनमें जिन प्लांट के ऑर्गन अर्थ के ऊपर, उसको हम कहते हैं एरियल पार्ट। क्या कहते हैं? और जो अर्थ के अंदर, उससे मतलब सॉइल वाला पार्ट, बात समझो ना, अंडरग्राउंड सॉइल वाला पार्ट। तो जो पार्ट अर्थ के ऊपर है, एरियल है, हवा में पाया जाता है, वहाँ पे एक वैक्सी सब्सटेंस की कोटिंग होती है जिसे हम क्यूटिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? क्यूटिकल। ये बात समझ आ गया बेटा? ठीक। देखिए तीन चीज़ अभी बात करे ले रहे हैं। अगर आप देखिए ये हो गई सेल वॉल सेलुलोज की, ठीक बच्चों, और ये जो मैं कोटिंग कर रहा हूँ ये हो गई बेटा वैक्सी। ये पॉइंट याद करोगे, वैक्सी सब्सटेंस कौन है बेटा? क्यूटिकल। ठीक। अब एक बात बहुत ध्यान सुनो, अगर एपिडर्मल टिश्यू अर्थ के अंदर है, मान लीजिए रूट की वो एपिब्लेमा बना रहा है या रूट की एपिडर्मल लेयर बना रहा है, तो वहाँ पे किसी चीज़ की कोटिंग नहीं होगी, ठीक। अगर प्लांट का ऑर्गन अर्थ के ऊपर है, एरियल है, जैसे स्टेम या लीफ है, तो वहाँ पे बेटा वैक्सी क्यूटिकल पाई जाएगी। अगर कोई प्लांट नॉर्मली उसे एक्वाटिक है, पानी के अंदर है, तो वहाँ पे म्यूसिलेज की कोटिंग पाई जाएगी। किसकी पाएगी? बड़ा समझ आ गया? तीनों बातें क्लियर हो गया? ठीक। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, देखिए वैक्सी क्यूटिकल है, तो ये वाली सेल इनसाइड द अर्थ है कि आउटसाइड द अर्थ? क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन? अगर मैं अब वैक्सी क्यूटिकल हटा दूँ तो ये सेल कहाँ होगी? इनसाइड द अर्थ। ये बात समझ में आई बच्चों? ये पॉइंट अच्छे से याद रखना। तीन बातें याद रखना, अगर वो एरियल है तो क्यूटिकल है, अगर एक्वाटिक है तो म्यूसिलेज है, अगर सॉइल के अंदर है तो कुछ नहीं है। सेलुलोज की सेल वॉल तो होगी लेकिन उसमें कोई कोटिंग नहीं होगी। बड़ा समझ में आया बच्चों? ठीक। देखिएगा इसको आप तुरंत फिर से देखें। देखिए जैसे अपनी एनसीईआरटी में देखें बच्चों, एपिडर्मिस यूजुअली सिंगल लेयर्ड। यूजुअली सिंगल लेयर्ड का मतलब है कि कुछ ऐसे भी हैं प्लांट जिनमें मल्टी लेयर्ड भी होती है। बात समझे? अब आपकी एनसीईआरटी ने दिया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक आपको नाम बता दे रहा हूँ। अगर मल्टी लेयर्ड अगर एपिडर्मिस आती है तो नेरियम का नाम सुना होगा, जिसे कनेर कहते, कनेर की लीफ, नेरियम लीफ। बात है। फाइकस, बरगद की पत्ती, उसमें मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस होती है। पेप्रोमिया, उसमें मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस होती है। इसीलिए एनसीईआरटी ने यहाँ पे आप देखिए लिखा है
एपिडर्मिस इज यूजुअली सिंगल लेयर्ड। उन्हें ऑलवेज सिंगल लेयर नहीं लिखा है, ठीक है। इसके मतलब कुछ ऐसे प्लांट हैं जिसमें एपिडर्मिस कैसी है, मल्टी लेयर्ड। जो मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस है बेटा, उनके नाम क्या है बोलो बेटा। एक तो हो गया फाइकस लीफ हो गया, दूसरा नेरियम जिसे कनेर कहते हैं लीफ हो गया, और तीसरा पेप्रोमिया लीफ हो गया। बड़ा समझ में आ गया बच्चों। एनसीईआरटी ने यूजली इसलिए लिखा है कि मोस्टली में सिंगल लेयर्ड है, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट है जिसमें मल्टी लेयर्ड भी है। जैसे कौन हो गई मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस? नंबर 1 बोलो, फाइकस, फिर नेरियम, फिर पेप्रोमिया। जरूर है, आप बहुत ज़्यादा कंसर्न तो इन पे 2 पे कर सकते हैं। आए बच्चों, अगर आपसे नीट में क्वेश्चन पूछा जाए, पहले पूछेंगे नहीं, मान लो कभी आ जाए, हमने यहाँ पे जवाब इसलिए नहीं दिया, हमने यहाँ पे जो यूजुअली शब्द है उसका जवाब दिया आपको। यूजुअली जो इन्होंने शब्द यूज़ कर दिया, बेटा समझ आ गया, क्लियर हो गया। अब आ जाए, बरगद की पत्ती की जो मोटाई है वो ज़्यादा होने का कारण क्या है? मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस। आए बच्चों, बरगद की जो लीफ है वो ज़्यादा मोटी है, वो उसका कारण क्या है? मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस। बड़ा समझ में आ गया, ठीक। अब सुनिए, नीम की पत्ती पतली क्यों है? सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस। जवाब मिला, समझ में आया सारे बच्चों को, क्लियर हुआ। तो एनसीईआरटी ने यूजुअली मतलब मोस्टली क्यों लिखा? इसके कारण लिख दिया होगा, और भी होंगे, मुझे जितना मालूम मैंने उतना बता दिया। समझ आया मेरे बच्चों, ठीक। फिर देखिए, एपिडर्मस सेल पैरेंकाइम स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म सेल वॉल लार्ज वैक्यूल आउटसाइड ऑफ द एपिडर्मिस कवर्ड विद वैक्सी को करिए, वैक्सी थिक लेयर की थिन लेयर? थिक लेयर। क्यूटिकल है क्या बेटा? क्यूटिकल विच प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, क्यूटिकल एब्सेंट इन रूट्स। अब देखो यहाँ पे तो कितनी चालाकी से लैंग्वेज बना दी गई। हम यहाँ पे ये कह रहे हैं, जो भी प्लांट का पार्ट सॉइल के अंदर है उस पर नो वैक्सी क्यूटिकल, भले वो स्टेम क्यों ना हो। राइजोम का नाम सुना है, अंडरग्राउंड स्टेम है, नो वैक्सी क्यूटिकल, ठीक। ऑनियन, प्याज, गार्लिक, प्याज, लहसुन का नाम सुना है, उसकी भी लीफ अंडरग्राउंड है, नो वैक्सी क्यूटिकल। अब तो समझ आ गया। तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट तैयार करो, जो एरियल पार्ट है वहाँ वैक्सी क्यूटिकल है, जो अंडरग्राउंड पार्ट है वहाँ वैक्सी क्यूटिकल एब्सेंट है, और जो एक्वाटिक है वहाँ म्यूसिलेज है। सीधा कॉन्सेप्ट। और देखो उन्होंने कैसे एनसीईआरटी की लैंग्वेज पे आप लोग गौर करो तो कितनी तरीके से उन्होंने लिख दिए। उन्होंने लिख दिया है बेटा, देखिए यहाँ, क्यूटिकल विच प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, क्यूटिकल एब्सेंट इन रूट, ठीक है बेटा, एब्सेंट इन रूट लिख दिया। पहले तो हम आपको मॉर्फोलॉजी में बताएगा, राइजोम इज ए मॉडिफाइड स्टेम है, बोलो ना। क्यूटिकल प्रेजेंट क्या एब्सेंट? एब्सेंट। समझ में आया बेटा, ठीक। अब ये जिम्मेदारी आपको क्या यहाँ पे याद करना, इनसाइड द सॉइल और अर्थ एब्सेंट वैक्सी क्यूटिकल, आउटसाइड द सॉइल ऑन इन एयर प्रेजेंट वैक्सी क्यूटिकल, इनसाइड द वाटर नो क्यूटिकल, ठीक है, प्रेजेंट क्या है? म्यूसिलेज कोटिंग। इस जगह ये याद करो आप लोग जो यहाँ पे लिखा गया है। अब उसी तरह ये बातें लिख देते हैं ये लोग, इनका क्या भरोसा है। आपने देखा होगा जब कल हमने चर्चा कर रहे थे, लिखे बैठे क्या ये लोग, सेकेंडरी मेस्टेम और लैटरल मेस्टेम, और जब तीनों कैम्बियम की बात लिख रहे हैं तो केवल लैटरल लिख रहे हैं, सेकेंडरी क्यों नहीं लिख रहे हैं? बोलो बेटा। फिर लिख दिया उन्होंने, सेकेंडरी फ्लोएम में क्या होता है? बोलो, फ्लोएम फाइबर आया, बोलो। तो वहां भी लिख देते कि जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है उनमें होती तो और अच्छा आता है। अब सेकेंडरी फ्लोएम, अब ये चीज ऐसे, वही चीज यहाँ इन्होंने लिख दी।
ये बात समझ आ गया, रूट में एब्सेंट लिख दिया, समझे। अब आपको हम बता दें, जैसे साइकस होता है और उसकी कुछ रूट्स जो है अर्थ के बाहर आ जाती हैं, कोरोलाइड रूट। अब रूट तो कोरोलाइड है, वो आउटसाइड द अर्थ आ गई, वहाँ क्यूटिकल एब्सेंट रूट एयर में आ गई, लेकिन जो मेन रूट उसकी टैप रूट अंदर की ओर है उसमें क्यूटिकल प्रेजेंट है, समझे बेटा। क्यूटिकल इसमें एब्सेंट है, क्यूटिकल इसमें एब्सेंट है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है कि सीधा कॉन्सेप्ट, इनसाइड द अर्थ नो क्यूटिकल, आउटसाइड द अर्थ प्रेजेंट क्यूटिकल, इनसाइड द वाटर म्यूसिलेज। सारे आंसर इसी से निकालिएगा, वो चाहे लीफ हो चाहे रूट हो, वो डिपेंड करता है कहाँ पे उसकी लोकेशन कहाँ पे, उसके बेस पे करें। और ये वैक्सी होता है, कैसा होता है, मतलब फैट, मॉडिफाइड फैट। आगे देखो, स्टोमेटा स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन एपिडर्मिस ऑफ लीफ। अब देखो हम यहाँ ये नहीं पढ़ाएंगे कि लीफ है, जो स्टोमेटा है ये प्रेजेंट होते हैं लीफ में, ठीक। और ये भी कहूंगा सम हार्बेसियस स्टेम, बात समझे बेटा। अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा इसको। तो स्टोमेटा लीफ में तो हो गए, इसका सम प्रेजेंट इन हार्बेसियस स्टेम। एक मिनट सारे बच्चे देख लो, एक मिनट इस चीज को। बेटा पेज नंबर 92 देखिए सभी लोग, पेज नंबर 92, सबसे पहली लाइन पढ़ो। पेज नंबर 92, कवर्ड विथ ए थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल इट में बियर ट्राइकोम्स एंड फ्यू स्टोमेटा। आया, दिखा, ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। फ्यू स्टोमेटा, फ्यू स्टोमेटा, बात समझे बेटा। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि स्टोमेटा लीफ में भी होंगे, तो लीफ सरफेस पे तो होता ही है, लीफ सरफेस पे होता ही है, चाहे वो डॉर्सल साइड पे हो चाहे डॉर्सो वेंट्रल हो, वो बात की बात। इज ए सम प्रेजेंट इन हर्बेसियस स्टेम अलोंग विथ ट्राइकोम्स, ट्राइकोम के साथ। ये बात समझे बच्चों, ठीक। अगली चीज एनसीईआरटी से ही मैं ले रहा हूँ, ये आपको समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए, अगर यहाँ पे स्टोमेटा की बात चल रही है, ये बात पहले तो पोजीशन समझ में आ गई, कहाँ पे इसकी, कहाँ पे लोकेशन है, सरफेस ऑफ लीफ एंड सम हर्बेसियस सिस्टम, समझे बच्चों। अब अगली चीज सीखेंगे, अगर हम यहाँ पे ये स्टोमेटा मान लिया स्टोमेटा है, अब देखिएगा आपको दो शब्दों को बिल्कुल क्लियर करना है, एक स्टोमा एक स्टोमेटल कॉम्प्लेक्स। बहुत लोग एक ही समझते हैं। देखिएगा, अगर हम इस पोर्शन को मैंने यहाँ पे लिया बेटा, देखिए पहले बात जाने, ये जो स्टोमेटा की बात कर रहा हूँ मैंने, पहले मान लो डाइकॉट में बात की, ठीक। फिर मैं यहाँ पे मोनोकॉट की बात भी करूँगा, मोनोकॉट। देखिए डाइकॉट में स्टोमेटा की जो गॉड्सेस हैं वो बीन शेप या किडनी शेप होती हैं। कैसी होती हैं? बीन शेप या किडनी शेप, मतलब सेम के बीच की तरह होती हैं या फिर गुर्दे की तरह होती हैं। देखना कैसे समझना बेटा। अगर मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूँ, ये देखिए बीन शेप्ड हो गई, ये देखिए, सुने ध्यान से, जब कभी भी अपर्चर विद गार्ड सेल है उसको स्टोमा कहते हैं। बात समझे बेटा? अपर्चर
जो ये हो गया सेंटर में अपर्चर है, ये अपर्चर हो गया, ये गार्ड सेल्स हो गई। क्योंकि अपर्चर को जो घेरेगा वही तो गार्ड घेरेगा, वही तो बस है। देखिए इसमें ये न्यूक्लियस हो गया, इसमें ये क्लोरोप्लास्ट हो गए। समझे बच्चों? देखिएगा ये न्यूक्लियस हुआ, मैंने आपको पहले भी बताया था, और ये हो गया क्लोरोप्लास्ट। गार्ड सेल्स मैं यहां लिख रहा हूं, गार्ड सेल्स अपर्चर विथ गार्ड सेल्स, अपर्चर विथ गार्ड सेल्स इज नोन एज स्टोमा। देखो बच्चों पहले क्लियर हुआ? अब सुनेंगे बच्चों अगली चीज, ये चीज पूछ सकते हैं, स्टोमा और स्टोमेटल कॉम्प्लेक्स में अंतर पूछते हैं वो लोग, और आपको ध्यान देना बेटा, ठीक है? देखेंगे जो इसको सराउंड करने वाली सेल्स है, मान लो मैंने ये दिखा दिया, ठीक, ये दिखा दिया, देखें ध्यान से, अपर्चर सराउंडेड बाय गार्ड सेल इज नोन एज स्टोमा। गार्ड सेल सराउंडेड बाय कुछ ऐसे सेल, उनको कहते हैं सब्सिडियरी सेल्स। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? जो ये सेल्स हो गई इसको हम सब्सिडियरी सेल्स कहते हैं, डियरी सेल्स कहते हैं। ठीक बच्चों? एक चीज और देखिए, एक चीज और, इनमें देखा जाए तो रेडियल मैनर में माइक्रोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? वो आगे चल, ये सेलुलोज के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? ये हो गए सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल्स। बहुत ध्यान दो, काम मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको मैंने बताए रखा है। इसकी मैकेनिज्म आगे बताई जाएगी ट्रांसप्रेशन में। बच्चों स्टोमेटा में अगर मैं कहूँ अपर्चर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स इज नोन एज स्टोमा, ठीक। गार्ड सेल्स सराउंडेड बाय modified epidermal parenchymatous cells. Guard cells surrounded by modified epidermal parenchymatous cells, no chloroplast, is known as subsidiary cells. ठीक, is known as stomatal complex. क्या काम है? क्या नाम है? स्टोमेटल कॉम्प्लेक्स। और फंक्शन जो होता है वाटर को वेपर के फॉर्म में लॉस करना। जब वाटर वेपर के फॉर्म में लॉस होगा तो उसे ट्रांसप्रेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? इसके अलावा एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2। बात समझे? O2 को लिया, CO2 को दिया, इसी को बेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो बेटा। पहले एक बात बताओ बेटा, इसमें रेडियल मैनर में सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं जो कि इस अपर्चर को कंट्रोल करने में सहायता करते हैं गार्ड सेल की, कि वो अपर्चर ओपन होगा कि क्लोज होगा। ये मैंने ओपन का दिखाया, और जो अगर इसको मैं अपर्चर को बंद करके दिखा दूं, ऐसे दिखा दूं, देखिएगा इस तरह से, तो ये बेटा हो गया क्लोज। ये क्या हो गया? क्लोज। समझ आएगा बच्चों? तो ये क्लोज और ओपन जो है ये कंट्रोल कौन करता है? गार्ड सेल्स अलॉन्ग विथ माइक्रोफाइब्रिल्स। गार्ड सेल्स अलॉन्ग विथ माइक्रोफाइब्रिल्स। मैकेनिज्म में भी नहीं जानना आपको, वो ट्रांसप्रेशर। पहले तो इतनी बात समझ आ गई सारे बच्चों को? क्लियर हुआ? ठीक। अपनी एनसीईआरटी में फिर देखिए, जैसे देखेंगे स्टोमेटा आर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन एपिडर्मिस ऑफ लीफ बेटा, और मैंने एक पॉइंट जोड़ा, सम हर्बेसियस प्लांट। ठीक। स्टोमेटा रेगुलेट प्रोसेस ऑफ ट्रांसप्रेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैस। इसको बॉक्स में करिए। ये रेगुलेट करते हैं ट्रांसप्रेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, रेगुलेट करते हैं ट्रांसप्रेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस।
रेगुलेट करते हैं ट्रांसप्रेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ईच स्टोमा कंपोज्ड ऑफ 2 bean shaped cell known as guard cell which enclose stomatal pore। बेटा ध्यान दीजिए, ध्यान दो, स्टोमा की बात की गई है, तो स्टोमा में अपर्चर और गार्ड सेल्स। ठीक, अगर मैं स्टोमा की बात कर रहा हूं बच्चों ध्यान दो, तो इसमें सिंगल अपर्चर हो गया और 2 गार्ड सेल्स हो गए। गार्ड सेल्स हो गए। ठीक बच्चों, अगर डाइकॉट है तो ये डाइकॉट है तो ये गार्ड सेल्स कैसी होंगी? बीन शेप या किडनी शेप। अगर मोनोकॉट है तो ये गार्ड सेल डंबल शेप हो। कैसे होंगे बेटा? डंबल। बस ये आप अच्छा फिगर आपकी एनसीईआरटी में बना हुआ आप देख सकते हैं बेटा, ये देखिए इस तरह से बना होगा। बच्चों ध्यान दो, जो भी अपर्चर की ओर लेयर होती है उसको हम इनर वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और ये थिक होती है कंपेयर टू बाहर की। बच्चा बात समझे बेटा? जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये अपर्चर की तो इनर वॉल हो गई, तो ये थिक हो गई, ये इनर वॉल हो गई थिक। थिक एंड इलास्टिक, थिक एंड इलास्टिक। इनर वॉल कैसी होती है? थिक एंड इलास्टिक। इनर वॉल कैसी हो गई बच्चों? थिक एंड इलास्टिक। बड़ा समझ में आ गया बच्चों? इनर वॉल जो हो गई है, ये इनर वॉल जो है ये थिक एंड इलास्टिक। थिक एंड इलास्टिक इनर वॉल। इनर वॉल जो होती है थिक एंड इलास्टिक होती है। पॉइंट याद करिएगा, बात समझ रहे बच्चों? देखो, इन ग्रासेस गार्ड सेल्स डंबल शेप। ग्रासेस मोनोकॉट्स होती हैं। ग्रासेस क्या है बेटा? तो बच्चों तो डाइकॉट में गार्ड सेल्स कैसा है? बोलो, बीन शेप या किडनी शेप। मोनोकॉट में कैसा है? डंबल शेप। बड़ा समझे बेटा? तो आपको डाइकॉट और मोनोकॉट ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, फिर देखिएगा, आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल thin and inner wall are highly thickened. Guard cell possesses chloroplast, regulate opening and closing of stomata। रुक जाओ बच्चों, देखो बेटा, इन्होंने वो बात भी कह दी जो इन्हें कायदे से फिजियोलॉजी में कहनी चाहिए थी। अब उन्होंने दे दिया, उन्होंने ये लिखा है कि गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक, और ये रेगुलेट करते हैं स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग। बात समझे बच्चों? अब हम थोड़ा सा बोलें समझ में आ जाए तो अच्छी बात, नहीं तो हम समझाएंगे वहां पे। देखिए, एक शब्द बच्चों ध्यान दो, ये क्या लिखा? ये क्या लिखा? इसमें आप ओपन याद करो, इसमें आप क्लोज याद करो। ठीक, सुनो, देखिए, अब उन एनसीईआरटी ने तो अपनी बात कह दी। क्या है बेटा? हैं? अब आ रहा? कर दिया, देख लिया करो बेटा, ठीक है? नहीं तो कहेंगे ऐसा नहीं, यहाँ तो आवाज़ आ रही है टीचर गायब। देखिए सुनो, पहले बताओ, स्टोमेटा के अपर्चर ओपन कब? जब गार्ड सेल कैसी हैं? टर्जिट। स्टोमेटा का अपर्चर क्लोज कब? तब फ्लैसिड। गार्ड सेल कैसी? फ्लैसिड। अब एक चीज़ सुनेंगे आप लोग, बहुत सरल लैंग्वेज बता रहा हूं, बाकी वहाँ चर्चा में। इसमें क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट ग्लूकोज है, ग्लूकोज से सुक्रोज है, सुक्रोज वाटर सॉल्युबल है, और जब वाटर सॉल्युबल है तो कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो सेल टर्जिट है। सुना? क्लियर? सुना मैंने क्या बोला? फिर से सुनो, हम मैकेनिज्म बता दे रहे हैं, जरूरत यहाँ नहीं है, लेकिन आप सुनो, वहाँ काम आएगा। देखिएगा, हमने कहा गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट है, लिख दें यहाँ पे ज़्यादा अच्छा है। ये मिटा इसलिए की जरूरत पड़ रही है बेटा, समझ में आ रहा सारे बच्चों को?
ठीक, देखिए हमने कहा ये मान लीजिए क्लोरोप्लास्ट आए कैमरे में, ना कोई बात नहीं, ये है क्लोरोप्लास्ट। ठीक बच्चों, क्लोरोप्लास्ट है तो फोटोसिंथेसिस होगी। देखिएगा फोटोसिंथेसिस, अभी मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये इसका ओपन हो गया, समझ गए बच्चों। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बना, ग्लूकोज से सुक्रोज बना, सुक्रोज बनेगा तो ध्यान देना बेटा, देखिएगा टारगेट प्रेशर हाई होगा, कैसा होगा, इंक्रीज के। जब टारगेट प्रेशर हाई तो सेल टर्जिड हो गई, कैसे हो गई। अब आप बता दो, टर्जिड है, कंडीशन ये है बच्चों, तो स्टोमेटा क्या होंगे, ओपन, ओपन होंगे, ओपन होंगे। अब सुनना बच्चों, अगर मैं देखिए सुक्रोज चेंज हो गया स्टार्च में, किसमें चेंज हो गया, ये वाटर में इनसॉल्युबल है, वाटर में इनसॉल्युबल है, और इनसॉल्युबल टारगेट प्रेशर डिक्रीज है तो सेल फ्लैसिड है, तो स्टोमेटा क्या होंगे, क्लोज। अब तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। उन्होंने क्लोरोप्लास्ट लिख के और फिर ओपन क्लोज की बात कह दी। एनसीईआरटी की लैंग्वेज देखिए, हमने क्या कहा, उन्होंने लिखा है गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट है और ये रेगुलेट करता है स्टोमेटा को ओपनिंग एंड क्लोजिंग को। ये चीज आपको बताई, तब आप ये समझ पाओ क्यों कर रहा है। क्लोरोप्लास्ट, देख क्लोरोप्लास्ट तो मैंने भी लिख दिया ना, ओपन और क्लोज बता भी तो दिया मैंने। समझ आया बेटा, क्लियर हो गया। ये मैकेनिज्म है, यही याद करनी है आपको। वहाँ मैं इसको और एनालाइज थोड़ी कर दूंगा, बस यही याद, यही करना। फिर से जवाब दो मेरे बच्चों, देखिएगा गार्ड सेल में क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट। अब मैंने कहा एनसीईआरटी लिखती है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है और गार्ड सेल रेगुलेट करती है ओपनिंग एंड क्लोज को, स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग को। अब मैंने कहा कैसे रेगुलेट करते, मैंने कहा क्लोरोप्लास्ट है तो वहाँ क्या होगी, फोटोसिंथेसिस से क्या बनेगा, ग्लूकोज किस में चेंज होगा, तो उससे क्या बढ़ेगा, टारगेट प्रेशर। कौन सा प्रेशर, कौन सा प्रेशर, कौन सा प्रेशर, तो सेल कैसी है, टर्जिड है। तो मैंने ये लिखा, समझ में आया, ठीक। फिर सुनिएगा, मैंने कहा देखिए कुछ स्टोर, आप बताओ प्लांट जो है अपने भोजन को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, स्टार्च। तो मैंने कहा स्टोर इन स्टार्च है, ये वाटर इनसॉल्युबल है, वाटर में इनसॉल्युबल होगा, टारगेट प्रेशर कम होगा तो सेल कैसे हो गई, फ्लैसिड, तो क्या हो गया, क्लोज। बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, समझ आ गया, समझ में आया। इसे उतार लो, छाप लो। हमें थोड़ा अनकंफर्टेबल है मेरे कभी, इसकी वजह से ध्यान 25% दिमाग तो इसमें लगा रहता है, 75% दिमाग से मैं पढ़ा रहा हूँ कि फंस ना जाए, गिर ना जाए, ये ना हो जाए कि फोटो ना आए, सबकी चिंता बनी रहती है। वैसे फ्री होके बताता है, इसीलिए देखते कभी कभी हो जाता है। अब अभी ना पूछो, अब यही याद करो, अभी यही याद करो। जो सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल पे प्रेशर लगाते हैं उसे टारगेट प्रेशर कहते हैं। हाँ, अब तो समझ में आ गया, उसी को वॉल प्रेशर या टारगेट प्रेशर कहते हैं, ठीक। अब तो समझ में आया। अब फिर से बताओ बेटा, स्टोमेटा ओपन कब, सेल टर्जिड, क्लोज कब, फ्लैसिड। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्लियर हो गया, ठीक। अच्छा तो एरियल रूट्स हैं, वैक्सी कोटिंग सुबह होगी, कोटिंग नहीं होगी, एरियल बोल रहा हूँ, होगी कि नहीं होगी, होगी। अच्छा होगी बोल रहे हो, अच्छा। अगर मैं कह दूं इनसाइड द अर्थ, बस यही याद करो, ये मत ये तो बेकार की बात है कि रूट में नहीं है, स्टेम लीफ में है। अब मान लो उसने क्वेश्चन बनाने वाले ने ऐसे बना दिया कि एरियल रूट्स है, तब होगी, होगी। ये ध्यान रखिए आपको, ठीक। अच्छा ये बात समझ में आ गई कि ओपन क्लोज कैसे। फिर बताओ, एक मैं बताओ बेटा, अगली चीज, अपर्चर विद गार्ड सेल को क्या कहते हैं, स्टोमा। विद सब्सिडियरी को क्या कहते हैं, स्टोमेटल कॉम्प्लेक्स।
समझे बच्चों? आपको स्टोमा और स्टोमेटल कॉम्प्लेक्स में अंतर आना चाहिए। ये बात समझ आ गया बेटा? देखिए तुरंत इन ग्रासेस डम्बल शेप को बॉक्स में करिए। डम्बल से भी याद करना, इसमें कुछ समझाना नहीं है। आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल थिन एंड इनर वॉल इज थिक। गार्ड सेल पोजेस क्लोरोप्लास्ट एंड रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। एक में बताओ, गार्ड सेल फोटोसिंथेसिस करती हैं कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा करती हैं? दोनों। आ गया? क्लियर हुआ? अच्छा, मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं ये लैंग्वेज सही है गलत है? ऑल एपिडर्मल सेल्स आर नॉन फोटोसिंथेटिक एक्सेप्ट गार्ड सेल्स। सही है बेटा? याद रखिएगा आप लोग, सारी की सारी एपिडर्मल सेल्स जो हैं वो नॉन फोटोसिंथेटिक होती हैं, केवल कौन सी छोड़ के? गार्ड सेल्स को छोड़ के। गार्ड सेल्स ऑलवेज फोटोसिंथेटिक। कैसे होंगी? अब अच्छा एक बात बताओ बेटा, अगर मैं यहाँ पे कह दूँ ये बात सही है, अगर उससे मैं क्लोरोप्लास्ट को हटा दूँ तो उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग मैकेनिज्म स्टॉप हो जाएगी? बोलो। ऐसे क्वेश्चन फ्रेम कर देते हो लोग। अगर आप उसका क्लोरोप्लास्ट हटा दिया तो गार्ड सेल की किस पे फर्क पड़ेगा? ओपनिंग एंड क्लोजिंग पे। ठीक। अब वो क्वेश्चन ऐसे बना सकता है कि अगर हम किसी गार्ड सेल से क्लोरोप्लास्ट को हटा दें तो उसमें मैन्युफैक्चर ऑफ फूड स्टॉप हो जाएगा कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग की? दोनों। क्योंकि देखिए फूड से रिलेटेड उसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग है। समझाया बच्चों? ठीक। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि किस सेल ऑर्गेनल का रिलेशन स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग से है? क्लोरोप्लास्ट। आ गया? कि माइटोकॉन्ड्रिया? क्लोरोप्लास्ट। सीधा सीधा सब लिखा है। चित्र आप मेरा से समझाने के लिए आपको चित्र एनसीईआरटी का तैयार करना, ध्यान रखिएगा। हमसे बहुत बेटर तरीके से दिया उन्होंने, लेकिन हमारा समझाने के लिए मेरा भी चित्र आपके काम आ रहा होगा। आ रहा बेटा? ठीक है। तुरंत देखिए सम टाइम बच्चों इंपॉर्टेंट लाइन है, फ्यू एपिडर्मल सेल्स इन द विसिनिटी ऑफ गार्ड सेल्स, मतलब बहुत समीप, नजदीक। विसिनिटी माने होता है बिकम स्पेशलाइज देयर शेप एंड साइज। शेप एंड साइज, बच्चों ध्यान दो, शेप एंड साइज दोनों को बॉक्स में करिए। शेप एंड साइज आर नोन एज सब्सिडियरी सेल्स। सब्सिडियरी सेल्स समझाए बच्चों? अब सुनिएगा बच्चों, ध्यान दो, चाहे गार्ड सेल्स हो चाहे सब्सिडियरी सेल्स हो, दोनों मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स हैं। एपिडर्मल पैरेन्काइमेटस सेल्स, ये पहली बात ध्यान रखो। दोनों में अंतर क्या है? गार्ड सेल मॉडिफाइड एपिडर्मल है बट प्रेजेंट क्लोरोप्लास्ट। सब्सिडियरी सेल्स मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल है विदाउट क्लोरोप्लास्ट। समझ आ गया बेटा? समझ आए बच्चों? अगली लाइन देखेंगे, स्टोमेटल apparatus aperture with two guard cells with subsidiary cells is known as stomatal apparatus। बहुत ध्यान से पढ़ो। देखिए अगर मैं यहाँ से पूछ रहा हूँ स्टोमेटल अपर्चर विद गार्ड सेल्स तो क्या कहोगे? स्टोमा। अभी मैंने बताया था। और इस स्टोमा में अगर मैं सब्सिडियरी सेल को जोड़ दूं तो क्या होगा? स्टोमेटल अपरेटस। अब मैं यहां पे कह सकता हूं एक अपर्चर, दो गार्ड सेल, दो या दो से ज्यादा सब्सिडियरी सेल, इसी को अपरेटस कहते हैं। समझे बच्चों? ठीक। यहां पे इस चीज की चर्चा इन्होंने नहीं की है बेटा, सेलुलोजिक माइक्रोफाइबर्स की।
ये अभी आपको जब फिजियोलॉजी तो यही चित्र मैं दोबारा पढ़ाऊंगा, यही बना भी वहाँ भी यही बना, तब मैं यहाँ पे बता दूंगा, लेकिन आप अभी यहीं से याद करो। सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल्स, जो गार्सेस में माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं वो सेलुलोज के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? सेलुलोज। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मैंने एपिडर्मल टिश्यू समझा लिया। समझ आ गया बच्चों? पूरा समझ आ गया? ठीक, अभी एक बार रिकॉल करते हैं, फिर आइए बच्चों आगे। चित्र देखो, एपिडर्मल सेल्स दिया गया है, सब्सिडियरी सेल्स, बड़ा ध्यान दो, सब्सिडियरी सेल्स, फिर क्लोरोप्लास्ट, गार्ड सेल्स, स्टोमेटल पोर। ये चीज आप ध्यान देंगे बच्चों। एक बात मैं अपने बच्चों से कहना चाहता हूं, देखिए अगर आप गौर से देखें, अभी डाइकॉट में, फिगर पे ध्यान दो, डाइकॉट में स्टोमेटल अपरेटस में एक अपर्चर है, देखो 2 गार्ड सेल्स हैं और 2 से ज्यादा सब्सिडियरी सेल्स हैं। अब और ध्यान देना, मोनोकॉट पर नजर के ले जाइए, मोनोकॉट पर ले जाइए, एक अपर्चर है, 2 डंबल शेप गार्ड सेल्स हैं और 2 सब्सिडियरी सेल्स हैं। अंतर समझाया दोनों में? क्लियर हुआ? अब ये जिम्मेदारी आपको, ये चीजें इसे ध्यान देनी पड़ेंगी, ढूंढनी पड़ेंगी, तैयार करनी पड़ेंगी, तब आप अच्छे से कर पाओगे। बात समझे बेटा? आप फिर से देखिए, दोनों में अंतर देखें। अगर डाइकॉट का स्टोमेटल अपरेटस है, डाइकॉट का स्टोमेटल अपरेटस है, तो उसमें एक अपर्चर है, 2 बीन शेप किडनी शेप गार्ड सेल्स हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट माइक्रोफाइब्रिल्स हैं, चूंकि मैं बताया है, उनको सराउंड करने वाली डिफरेंट साइज की, शेप की 2 से ज्यादा सब्सिडियरी सेल्स हैं। बच्चों समझे? और सब्सिडियरी सेल्स आर मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स विदाउट क्लोरोप्लास्ट। ठीक, बात समझे बच्चों? अब मोनोकॉट पे देखिए, मोनोकॉट में जो स्टोमेटल अपरेटस है उसमें एक अपर्चर है, 2 डंबल शेप गार्ड सेल्स हैं, 2 सब्सिडियरी सेल्स। समझे बेटा? समझ में आ गया? ठीक, अब ये चीजें आपको भाई तैयार करनी है। आगे एक चीज जो वो बता रहे हैं अपेंडेजेस की, वो मैंने बता चुका हूं। बेटा समझ आ गया? बोलो, समझ आया? बोलते नहीं आप लोग, बोला भी करो। आ गया? ठीक, आगे देखिए, सेल्स ऑफ ये नंबर ऑफ हेयर्स, मैंने रूट हेयर्स की बात की थी, और कौन से होते हैं हेयर? क्या क्या, एक मिनट को, कौन से हेयर होते हैं? क्यों? अच्छा चलिए चलिए, ठीक है बेटा। अब हम किसी को खड़ा ही नहीं करेंगे। अब हमने किसी को खड़ा किया, उसने क्या हमें प्रॉब्लम है? ठीक है, तबीयत खराब है क्या? हैं? ठीक है, तो दवा वाला लो जाके बेटा। सुनिए, मैंने रूट हेयर्स बताए हैं, देखिएगा, बहुत अच्छी चीज सीखो। रूट हेयर मान लो, मैंने इसको रूट माना बेटा, ठीक है, ये क्यों रूट में तो स्टोमेटा होते नहीं है, लेकिन इसको हटा दिया। ठीक बच्चों, ये रूट मान लो, इसको भूल जाओ, ये रूट है, फिगर बदल गया। ठीक, देखिए ये रूट हेयर है, रूट हेयर इवेजिनेशन ऑफ एपिब्लेमा सेल से बनते हैं। पुरानी एनसीईआरटी में रूट की कवरिंग को एपिडर्मिस लिखा जाता था, नई एनसीईआरटी में एपिब्लेमा आ गया। बात समझे बच्चों? इवेजिनेशन ऑफ किससे बना? एपिब्लेमा सेल। ठीक, ये रूट हेयर हो गया।
even the evagination of epiblema cell not cells। क्लियर बेटा? जवाब दो। रूट हेयर माइटोसिस से बना रहा हूं कि मियोसिस से? ना माइटोसिस, ना कहा मैंने सेल डिवीजन किया क्या? गलत कर दिया? इवेजिनेशन लिख रहा हूं मैं, EVAGINATION, इवेजिनेशन। आया बच्चों? इवेजिनेशन ऑफ, बोलो, एपिब्लेमा। नहीं, उभरना, बाहर को उभार के आना। ठीक, अगली बात सुनो। ये तो रूट हो गया। अगर आप लोग कहें तो मैं इसको स्टेम भी मान लूँ, मानूँ कि ना मानूँ? नहीं, अलग मानने दे तो सब लोग कहेंगे उसी में बना दे रहे हैं। देखो बेटा, ये माने स्टेम माला है, ये स्टेम बना दिया बेटा। स्टेम और लीफ में आउटर कवरिंग को एपिडर्मिस कहेंगे। क्या कहेंगे? एपिडर्मिस कहेंगे बेटा। ये मान ली एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मल पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं, ये हो गई एपिडर्मल पैरेन्काइमा सेल। सुनो बच्चों, ये क्या कहते हैं? डिवाइड करती। ये डिवाइड किया, ऐसे डिवाइड किया, ऐसे डिवाइड किया, ऐसे डिवाइड किया, ऐसे डिवाइड किया, ऐसे। समझ आ गया बच्चों? ऐसे भी डिवाइड कर सकती हैं, ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकती हैं। अब आप खुद ही समझ गए होंगे कि जो ये बने हैं, ये मैंने स्टेम हेयर या सूट हेयर बनाए हैं। देखिए, स्टेम विथ लीफ इज नोन एज सूट। अगर हम स्टेम के साथ लीफ की बात करें तो हम शब्द को बदल के सूट कहेंगे, और उसमें हम विदाउट लीफ की बात कहेंगे तो हम उसको स्टेम कहेंगे। बड़ा समझाया बच्चों? क्लियर हो गया? स्टेम के साथ अगर मैं देखो बच्चों, ये देखिए, ये मैंने बनाया, ये मैंने क्या बनाया? स्टेम। ठीक, अब ये क्या हो गया? सूट। समझे बच्चों? जब तक ब्रांचिंग स्टेम की नहीं की मैंने, तब तक मैंने उसको स्टेम माना। जैसे लीफ है, ब्रांच आए तो उसको सूट कहते हैं। तो सूट और स्टेम में अंतर समझाया? ब्रांच स्टेम इज नोन एज सूट। फाइनली ये याद कर लो। अब सुना बेटा, तो अब ये देखिए, ये हो गया बेटा, यूजुअली मल्टी सेलुलर होते हैं, मैंने उधर बताया है, मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं, सॉफ्ट और स्टिफ होते हैं। कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं और स्टिफ भी होते हैं। ठीक, ब्रांच अनब्रांच दोनों हो सकते हैं, ब्रांच भी हो सकते हैं और अनब्रांच। ठीक, सबसे खास बात है ये मल्टी सेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं? मल्टी। यूजुअली कैसे? मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर क्यों हो गए? क्योंकि इसमें सेल डिवीजन हुआ, और सेल डिवीजन कौन सा? माइटोसिस। आया बच्चों? तो ये माइटोसिस सेल डिवीजन से बनते हैं। माइटोसिस सेल डिवीजन कौन सा डिवीजन है बेटा? माइटोसिस। अब तो समझ में आ गया। काम मैंने पहले आपको बता रखा है। जो ट्राइकोम होते हैं, मल्टी सॉफ्ट और स्टिफ होते हैं, ये सिक्रीशन और ट्रांसप्रेशन को क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं। सिक्रेशन और ट्रांसप्रेशन को क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं। और रूट हेयर का काम क्या होता है? मिनरल वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, मिनरल वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक, ये बात आप ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, जो ये सबसे बड़ी देखो है, वहाँ फंस गया। नहीं बेटा, जब बताएंगे कैसे? देखो, हाँ जी, देखो बेटा, अगर ये वायरलेस हो तो और अच्छा रहे। क्यों बेटा? देखिए, रूट हेयर, जहाँ रूट हेयर है, आर यूनिसेलुलर इलॉन्गेशन ऑफ द एपिडर्मिस। इसको पूरा बॉक्स में करो। अगर कभी नीट में आ जाए, रूट हेयर माइटोसिस से बनते हैं कि मियोसिस से? माइटोसिस से। सॉरी, नो माइटोसिस नो मियोसिस। और स्टेम हेयर माइटोसिस। रूट हेयर कैसे हो गए? नो माइटोसिस नो मियोसिस। ठीक है, और स्टेम हेयर माइटोसिस। ये पॉइंट याद रखिएगा। एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल on the stem of the epidermal hairs called trichomes
सूट, देखिए ट्राइकोम्स इन द सूट सिस्टम। सूट सिस्टम मतलब क्या होता है? ब्रांच स्टेम, समझे बच्चों? ब्रांच स्टेम, अगर अनब्रांच है तो आप स्टेम शब्द यूज कर लो, उसमें हमने एक पत्ती भी लगा दी तो उसके लिए कायद, अब स्टेम बोले तो गलत कोई नहीं करेगा, लेकिन वास्तविक रूप से बायोलॉजी सब वो सूट हो गया। ठीक है, ये देखिएगा कार्ड ट्राइकोम्स। ट्राइकोम्स इन द सूट सिस्टम यूजुअली मल्टी सेलुलर, ब्रांच एंड अनब्रांच, दोनों को बॉक्स में करिए, ब्रांच एंड अनब्रांच, सॉफ्ट एंड स्टिफ, मुलायम और कड़े होते हैं। ये कैसे होते हैं? मुलायम भी हो सकते हैं और कड़े भी हो सकते हैं। ये इवन सिक्रीशन करते हैं। कभी भी किसी सेल के द्वारा जब कोई फ्लूइड बाहर आता है तो उसे हम बेटा सिक्रीशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सिक्रीशन। ट्राइकोम्स जो हैं प्रिवेंट करते हैं वाटर लॉस, किसमें बेटा? ट्रांसप्रेशन में। ट्रांसप्रेशन जो वाटर लॉस होता है उसको क्या करते हैं? रोकने का काम करते हैं। बेटा समझ में आ गया? एपिडर्मल टिश्यू समझ में आया? फिर से बताइए, एपिडर्मल बेटा टिश्यू सिस्टम किसने दिया था? वान सैक्स ने। किन 3 शब्दों का यूज किया? लोकेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। उसके बेस पे कितने प्रकार के? 3। अगर आउटर कवरिंग है तो एपिडर्मल, ये बेटा आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी बनाता है। ये रूट स्टेम की लीफ, तीनों रूट स्टेम लीफ की तीनों। देखिए ऑल एपिडर्मल सेल्स कैसी हैं? क्लोरोप्लास्ट की विदाउट क्लोरोप्लास्ट विथ एक्सेप्ट कौन? गार्ड शेप। एक्सेप्ट कौन? गार्ड शेप। तुरंत बेटा ध्यान देगा, अगर मैं कहूँ सेल्स जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है, सेल के अलावा और क्या होता है? स्टोमेटा। और क्या होता है? एपिडर्मल। स्टोमेटा में बच्चों ध्यान दो, स्टोमेटा जो पाए कहाँ जाते हैं बच्चों? लीफ, सरफेस एंड सम हार्वेसेज स्टेम। ठीक, अब देखिए अगर स्टोमेटा की बात की, इसमें अपर्चर विद गार्ड सेल है तो क्या कहेंगे? स्टोमा। विद सब्सिडरी सेल है तो क्या कहेंगे? स्टोमेटल कॉम्प्लेक्स। अगर डाइकॉट है तो गार्ड सेल्स कैसी हैं? बीन शेप। कैसी हैं? कैसी हैं? अगर मोनोकॉट हो तो कैसी हैं? डम्बल शेप। बड़ा ओपनिंग एंड क्लोजिंग कंट्रोल कौन करता है? गार्ड सेल्स। और गार्ड सेल्स में भी कौन हो गया? क्लोरोप्लास्ट। अगर क्लोरोप्लास्ट है तो ये चीज़ होगी, मैंने मैकेनिज्म आपको बता रखी है। बात समझे बच्चों? ठीक, अब सुनिएगा, तुरंत आ गई। एपिडर्मल अपेंडेजेस जो हैं, एपिडर्मल अपेंडेज जो हैं, ये रूट में होंगे कि स्टेम में? अगर रूट में तो क्या है? क्या है? कितने सेल हैं? यूनिसेलर। काम क्या है? मिनरल वाटर एब्जॉर्प्शन। मिनरल वाटर एब्जॉर्प्शन। अगर स्टेम में तो क्या है? ट्राइकोम। यूनिसेलर की मल्टीसेलर? मोस्टली मल्टीसेलर। मोस्टली ब्रांच कैन ब्रांच, दोनों बोलो ना, ब्रांच कैन ब्रांच, ब्रांच कैन ब्रांच। सॉफ्ट की स्टिफ, सॉफ्ट की स्टिफ। सिक्रीशन है? रिड्यूस, रिड्यूस, रिड्यूस। अब तो देखिए जो ये एपिडर्मल जो लेयर है, ये जनरली कितनी लेयर होती है? एक सिंगल लेयर होती है, लेकिन किसी किसी में एक से ज़्यादा होती है। उनमें एग्जाम्पल कौन है? फाइकस, फिर कौन? नेरियम, फिर कौन? पेप्रोमिया। बड़ा समझ में आ गया? पेप्रोमिया एक नाम होता है ना, याद हो 2 याद कर लो, हटा दिया। ये देखिए फाइकस और नेरियम याद कर लो, ये हटा दो, ज़्यादा हो जाएगा। एक तो एनसीईआरटी थोड़ा सा बाहर भी है, लेकिन इसलिए बता दिया कि यूजुअली क्यों इन्होंने शब्द यूज़ किया। मैं उम्मीद करूँगी एपिडर्मल पूरा क्लियर हो गया, समझ आ गया? कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है? ठीक, अब बेटा थोड़ा सा और देख लेते हैं, फिर आगे हम बताएंगे। बच्चों देखो, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। हाँ क्या? ट्राइकोम का मतलब होता है स्टेम हेयर, बात समझ रहे? और थॉर्न जो इज द मॉडिफाइड ऑफ स्टिप्यूस। स्टिप्यूल तो अब तो ये तो मैं नहीं मानूंगा। स्टिप्यूल इज द पार्ट ऑफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक, और सुनिए, टेंडल इज द एनी पार्ट ऑफ प्लांट, एनी पार्ट ऑफ प्लांट विच ए स्प्रिंग लाइक। नो, अब तो हो गया, जवाब मिल गया। ठीक, अरे थैंक यू नहीं बोला करो बेटा, ये आपका अधिकार है पूछना। हमारा जो इसकी तार की वजह से दिमाग आधा थोड़ा इधर रहता था, कहीं इधर फंस गया, कहीं थोड़ा। ठीक है, धीरे धीरे आ जाएगा आदत में। बनाए जो चीज़ हमें खराब है उसको हम ज़्यादा ही करते हैं। अब इसे तार वाला ही से हम पढ़ाएंगे।
कितने दिन देखें बवाल करता है। रिकॉर्डिंग हो रही कि बंद हो गई? हो रही। चलो आज काम अच्छा कर रहा है। क्या बेटा? हाँ, इस पर कुछ लगवा दें, है कि नहीं? चलो कोई बात। आओ बच्चों, देखिए दूसरा है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। कौन है बच्चों? बेटा इसको, बेटा सबसे एक पॉइंट जो लार्जेस्ट टिश्यू सिस्टम इज ए ग्राउंड, नोट करो इसको। लार्जेस्ट टिश्यू सिस्टम इज ए ग्राउंड। पहले एक कॉन्सेप्ट समझाएं बच्चों, फिर आगे। बेटा समझ आ गया? हम इसे हटा सकते हैं अब? समझ आ गया बच्चों? कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम पहले एक बात आओ बेटा, अगर ये क्वेश्चन आता है कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम किससे बना होता है? केवल पैरेन्काइमा। किससे बना होता है? जो गार्ड से सही सब चीजें हैं ये इसी की मॉडिफाइड है बेटा, ठीक है? यह सब्सिडीज इसी की मॉडिफाइड है। देखिए ग्राउंड टिश्यू सिस्टम पहले एक बात बताओ बेटा, इसका दूसरा नाम क्या है? फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, ठीक? जैसे नहीं कहते हैं आपके फिजिक्स केमिस्ट्री में फंडे क्लियर हैं, बायोलॉजी में फंडे क्लियर हैं, तो आपका सब काम बहुत तुरंत क्वेश्चन आ जाता है। इसी प्रकार से अगर ये फंडा क्लियर है तो आपको एनाटॉमी समझ में आ जाएगी। समझे बेटा? क्लियर? तो ये हो गया। इससे हम कहते हैं फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम भी कहते हैं, फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। इसे क्या कहते हैं बेटा? फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम कहते हैं, ठीक? पहली चीज एक बात बता दूं अपने बच्चों, ये एक मिनट ये सीखोगे। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम हमेशा सिंपल टिश्यू बना होता है। किसका बना होता है? किसका बना होता है? मैंने सिंपल टिश्यू लिखा, अब आप समझ जाएंगे मेरे बच्चे। सिंपल टिश्यू का बना होता है बेटा। किसका बना होता है? अब आप जवाब दो। सिंपल टिश्यू कौन था? पीसीएस। तो ये पैरेन्काइमा का बना होता है, कोलेनकाइमा का बना होता है, स्क्लेरेंकाइमा, ठीक? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा, ठीक है? ध्यान देना। अब देखिए दो बातें आई, एपिडर्मल टिश्यू केवल पैरेन्काइमा, ठीक? और ग्राउंड टिश्यू तीनों। ये बात समझ में आ गई बच्चों, ठीक? अब देखिएगा, अगर हम किसी चीज का टीएस लें, टीएस मतलब ट्रांसफर सेक्शन, ठीक बच्चों? किसी टिश्यू का टीएस लिया, जैसे अभी हमने चित्र भी बनाया था, ठीक बेटा? उसमें से अगर टीएस से हम ग्राउंड टिश्यू की बात करते हैं बेटा, तो उससे हम किसको किसको हटाते हैं? एपिडर्मल और वैस्कुलर, ठीक? इसमें से टीएस में से हम एपिडर्मल टिश्यू माइनस वैस्कुलर टिश्यू इज इक्वल टू ग्राउंड टिश्यू। समझ गए बच्चों? ध्यान देना बच्चों, टीएस से ट्रांसफर सेक्शन से मैंने एपिडर्मल टिश्यू को हटा दिया, उससे मैंने वैस्कुलर टिश्यू को हटा दिया, तो बचा क्या? ग्राउंड टिश्यू। समझ गए? क्लियर हुआ बच्चों? देखिए अब आप चित्र आप समझ ही गए होंगे। ये मैंने बताया था, ये बताया था, ये बात बताया था। देखिए इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, तो जो ये टिश्यू बचा इसे हम ग्राउंड टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं?
ठीक, अभी आपके एनसीईआरटी में तय दिया गया। देखो बेटा, अगर आप ध्यान दें, देखिए तुरंत, all tissue except epidermis and vascular bundle constitute the ground tissue। आया बच्चों? अगर सारे टिश्यू में से एपिडर्मल और वैस्कुलर टिश्यू को हटा दिया जाए तो जो रिमेनिंग बचेगा उसे हम बेटा क्या कहेंगे? ग्राउंड टिश्यू। ठीक, कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यू सच एज पीसीएस। क्लियर हुआ? पैरेंकाइमा से यूजली प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, मार्करो, पेरीसाइकिल, पिथ एंड मेडुलरी रेज। मैं कहूँगा PQM। बोलो, देखिए क्यों? यहाँ पे आप देखें, आप आज देखिए, सबसे पहले देखिएगा यूजली प्रेजेंट कॉर्टेक्स है, पेरीसाइकिल है, पिथ है, पिथ रेज है, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, ठीक है, और मेडुलरी। वही पिथ रेज मतलब हमने मेडुलरी रेज, एक ही चीज़ होता है। फिर आगे देंगे प्राइमरी स्टेम एंड रूट्स इन ए लीव्स ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल इज ए मीजोफिल। क्या कहते हैं? मीजोफिल। अभी आपको बस इतना ही जानना है बेटा, अगर हम किसी टीएस से किसको किसको हटा दें? एपिडर्मिस, और किसको हटा दें तो क्या बचेगा? ग्राउंड टिश्यू। बड़ा समझा गया? ठीक, अब इतना ही आज आपको याद रखना, अगले टर्न से हम इसको और आगे बढ़ाएंगे वैस्कुलर टिश्यू से। बड़ा समझाया? तो आपने एक बात तो सीख ही ली, एपिडर्मिस केवल पैरेंकाइमा की बनी है, ग्राउंड टिश्यू तीनों का बना है, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स टिश्यू हम आपको बताएंगे किस किस चीज़ का बना है, वो हम बता भी चुके हैं, अगर आपको याद हो। बोलो, अगर कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात है तो आप याद करो, उसमें पैरेंकाइमा स्क्लेरेंकाइमा दोनों थे, और मॉडिफाइड चीज़ें अलग हैं। आज कितना समझाए बच्चों? पूरा समझा गया? ठीक है, थोड़ा ध्यान दो, किताब नहीं गिरनी चाहिए। अगले टर्न पे हम लोग बेटा वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम शुरू करेंगे। ये भी लिख सकते, ग्राउंड टिश्यू से का मान लो ग्राउंड टिश्यू होता है टीएस माइनस एपिडर्मल माइनस वैस्कुलर टिश्यू, ये भी लिख सकते हैं आप लोग। समझे बेटा? मैथ नहीं है ये, मैथ के फॉर्म में कर लिया, मैं इतनी मैथ नहीं आती है। ग्राउंड टिश्यू होगा अगर हम ट्रांसफर सेक्शन से एपिडर्मल टिश्यू और वैस्कुलर टिश्यू को हटा देते हैं तो जो बचता वही ग्राउंड टिश्यू है। या ये भी कह सकते हैं टीएस में से मैं ये भी हटा दें तो बचता जो उससे भी ग्राउंड टिश्यू, चाहे इस तरह से याद कर लो चाहे इस तरह से याद कर लो, एक ही चीज़ है। आया बच्चों? और इसमें हमें इतना याद करना पीसीएस है। कौन है बेटा? ठीक है, सिंपल टिश्यू, ऑलवेज सिंपल। ठीक, ऑलवेज सिंपल। क्या बेटा? हाँ, फार्मूला याद कर लो। यहाँ आ भी चुका, नीट की पहली लाइन आई इसमें, नीट में जो इसकी पहली लाइन है ये फार्मूले पे ही आया बेटा, तब से हम फार्मूला ही बताते हैं। ये दोनों याद कर लेना, मैं पूछूंगा आके फार्मूला, ठीक है। ग्राउंड टिश्यू बराबर क्या होता है? टीएस माइनस एपिडर्मल वैस्कुलर, या फिर टीएस में से किसको हटा दें? किसको हटा दें? क्या बचा? जो मनो याद कर लो। ठीक, आज इतने रखें बेटा। ठीक है, आज समझ में आ गया बच्चों? बंद कर दो।